नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद स्वागत करती हूँ। टारगेट प्रीलिम्स करंट अफेयर बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर इस प्रोग्राम में 5 महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिए हैं, उन पर चर्चा करते हैं। हर एक टॉपिक के बाद एक प्रश्न को भी हम देखते हैं, क्योंकि हमारा टारगेट इन वीडियोज़ के जरिए 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की करंट अफेयर की तैयारी करना है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो आज का पहला टॉपिक है वो दरअसल एक मैपिंग लोकेशन से संबंधित है। कैलिनग्राड ये एक लोकेशन है जो न्यूज़ में है, क्योंकि देखिए रशिया ने वार्न किया है कॉन्सिक्वेंसेस ओवर कलिंगराड रेल ब्लॉकेड। हुआ दरअसल क्या है, देखिए रशिया का एक कलिंगराड जो क्षेत्र है वो उसका जो मेन आप कह सकते हैं लैंड है उससे बिल्कुल हट के अलग है। अगर आपने यूपीएससी 2022 से पहले के जो मेरे मैपिंग के वीडियोस डाले थे उनको देखा है तो आपको याद होगा कि कलिंगराड को मैंने स्पेसिफिकली आपको पढ़ाया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखिए वो न्यूज़ में भी है, तो इस दूरदर्शिता के साथ हम लोग काम करते हैं। खैर, तो देखिए हुआ क्या है, कलिंगराड क्योंकि लिथुआनिया और पोलैंड इनके बीच में पड़ता है, मैं आपको दिखा भी दूंगी, तो उसकी वजह से रशिया से कलिंगराड और कलिंगराड से रशिया माल की जो आवाजाही होती है वो लिथुआनिया से कहीं ना कहीं होकर गुजरती है। तो लिथुआनिया ने रेल के द्वारा जो माल का इधर उधर आना जाना हो रहा था उस पर दरअसल रोक लगा दी है, ठीक है, जिसको लेकर रशिया ने कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने की आप कह सकते हैं एक तरीके से धमकी दी है। डराने धमकाने के लिए आजकल तो मशहूर हो रखे हैं। और लिथुआनिया जिसके पास शायद 16,000 ही सैनिक हैं, उन्होंने ये कहा है कि किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए वो तैयार है। तो देखिए यही कॉन्फिडेंस आपको भी चाहिए अपनी लाइफ में कि लाखों की सेना वाला एक देश जिसने ऑलरेडी किसी कंट्री के ऊपर आक्रमण किया हुआ है उसको 16,000 की सेना वाला एक देश कह रहा है कि हम किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। तो आपको भी यूपीएससी 2023 की किसी भी चुनौती के लिए सीसेट टफ आ रहा है या आसान आ रहा है, जीएस की कट ऑफ गिर रही है या बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, सीटें घट रही है या बढ़ रही है, आपको तो एक सीट पे सिलेक्शन लेना है, तो आप बस वो लीजिए, उसकी चिंता कीजिए, तो आप भी तैयार रहिए। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। देखिए लिथुआनिया ने नाटो देशों से चौतरफा घिरा हुआ रूस का जो कैलिनग्राड है, जिसको परमाणु सैन्य किला भी कहा जाता है रूस को, वहां पर रेल के जरिए जो मालों का सामान का आना जाना था उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब मैं कह रही हूँ उसकी लोकेशन देखिए। तो कैलिनग्राड की लोकेशन मैंने आपको क्या बताया, लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में क्या है, सैंडविच है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ग्रे कलर में जो दिख रहा है ये आपका रशिया है, और ये जो ग्रे कलर में दिख रहा है अगेन ये रशिया है। तो बीच में आप देख रहे हैं कोई कनेक्टिविटी नहीं है इन दो एरिया की। वो जो कनेक्टिविटी मिलती है वो कहीं ना कहीं यहीं से होकर मिलती है, राइट। इस लोकेशन को देख के पता चल गया। अब देखिए लिथुआनिया क्योंकि न्यूज़ में है तो इसके बारे में बात करते हैं। ये कभी सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था, बट 1991 में जब सोवियत संघ टूट गया तो लिथुआनिया एक अलग कंट्री के रूप में सामने आया। उसके बाद इसने देखिए नेटो को ज्वाइन कर लिया, और कलिंगराड जिन दो कंट्रीज के बीच में है वो दोनों ही कंट्री पोलैंड और लिथुआनिया नाटो के सदस्य हैं। लिथुआनिया ने एक्सक्यूज ये दिया है क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने आप पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, तो हम उन्हीं सैंक्शंस को ध्यान में रखते हुए जो है आप कह सकते हैं इन प्रतिबंधों को लगा रहे हैं, ठीक है। और देखिए रूस के लिए कलिंगराड की ये एक इम्पॉर्टेंस है, मैं आपको मैप में अगेन दिखाऊंगी कि एक बहुत महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा है वो रूस का, जिसको लेकर रूस कहीं ना कहीं बाकी यूरोपियन कंट्रीज पर भारी पड़ सकता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट लोकेशन इन बाल्टिक सी फॉर रशिया, जो कि हम अभी मैप में देखेंगे भी, ठीक है। तो आइए आगे समझते हैं। यहाँ पर आप आ जाइए, तो ये देखिए ये आपका जो एक बॉर्डर है ये कहीं ना कहीं रशिया का है, ठीक बात है। इसके बाद देखिए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यहाँ पे यूक्रेन है, ये पोलैंड है, इन सब के बीच में घिरा हुआ, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये आपका क्या है, एक सेकेंड मैं अगेन थोड़ा सा क्लियर दिखा
देती हूँ, ये आपका क्या है, कलिनग्राड है, ठीक है। और आप देखिए ये जो कलिनग्राड है कहीं ना कहीं बाल्टिक सी में खुलता है। तो बाल्टिक सी में सब यूरोपियन कंट्रीज के बीच में ये एक ऐसी लोकेशन रशिया के पास है जो उसको एडवांटेज देती है। अगर वो यहाँ पर अपने कुछ वेपन्स वगैरह डिप्लॉय कर दे तो वो यहाँ से देखिए सभी यूरोपियन कंट्रीज को, आसपास वाली को निशाना बना सकते हैं, यहाँ तक कि जर्मनी को भी, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो स्वीडन भी है, और इस रास्ते से अगर वो जाए तो नॉर्थ सी को भी आप कह सकते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि बाल्टिक सी में यहाँ पर देखिए रशिया के पास एक्सेस है, लेकिन ये वाला जो रीजन है ये स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे है आइए देखते हैं। देखिए रूस ने दरअसल यहाँ पर अगर बाल्टिक सागर में वो ब्लॉकेट लगा दे तो वो यूरोपियन और नेटो देशों की आवाजाही को रोक सकता है, पहली बात। यानी कि नेटो के साथ भविष्य में कोई युद्ध होता है तो ये जो कलिनग्राड है एक महत्वपूर्ण लॉन्च पैड के रूप में काम करेगा, जहां से वो अपनी मिसाइल्स वगैरह जो है लॉन्च कर सकते हैं, राइट। और देखिए यूक्रेन में जब एक उन्होंने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन जारी किया हुआ है तो इस सैन्य अड्डे से उन्होंने परमाणु मिसाइल हमले का अभ्यास भी किया था, और जिसको सीधे तौर पर नेटो को चुनौती देना माना गया था, ठीक है। भाई आप नेटो से घिरे हुए कंट्रीज के बीच में न्यूक्लियर वेपन्स का अभ्यास कर रहे हो तो एक चुनौती ही दे रहे हो उन कंट्रीज को, ठीक है। तो इस कदर रशिया देखिए निडर हो रखा है। उनके परमाणु हमला करने में सक्षम एक मिसाइल जिसका नाम है स्कंदर, उसका भी उन्होंने अभ्यास यहाँ पर किया है। और ये जो कलिनग्राड है या ये जो मिसाइल अगर यहाँ डिप्लॉय कर दें तो इस मिसाइल की रेंज में जर्मनी सहित यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज आती हैं, और माना जाता है रशिया के जो परमाणु हथियार है वो यहीं रखे हुए हैं। तो देखिए ये पूरा का पूरा कंटेक्स्ट है जो इस लोकेशन की महत्ता दिखाता है कि क्यों वो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए वो एक थ्रेट के रूप में सामने आया है। आपने जो है इसकी लोकेशन को यहाँ पर मैप में ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने 2022 का यूपीएससी पेपर दिया है या देखा है तो मैपिंग के जो भी क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं तो वो करंट अफेयर से पूछे। न्यूज़पेपर में जो भी चर्चा में रहा उस लोकेशन को लेकर उन्होंने देखे मैपिंग के क्वेश्चन बनाए हैं। तो इस तरीके से आपको चीजें जो है प्रिपेयर करनी है। आइए अब इस पर एक प्रश्न देखते हैं। कलिनग्राड जो है इसके संबंध में कुछ कथनों पर विचार करना है। आइए मेरे साथ विचार कीजिए। पहला कह रहा है ये पोलैंड और लातविया के मध्य अवस्थित एक रूसी शहर है। तो एक रूसी शहर तो ये है, राइट, लेकिन पोलैंड और अभी यहाँ पे क्या आएगा जल्दी बताइए। हमने भी मैप में क्या देखा, लिथुआनिया हमने देखा, और लिथुआनिया के कंटेक्स्ट में हम ये न्यूज़ पढ़ भी रहे हैं। तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट क्या है आपका, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है ये बाल्टिक सागर में गिरने वाली एक प्रिगेलिया नदी है, जिसको प्रिगोलिया भी प्रोनाउंशिएट करते हैं, प्रिगेलिया भी बोलते हैं, उसके मुहाने पर स्थित है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। रशिया की एक प्रिगेलिया नदी है दरअसल जो बाल्टिक सी में गिरती है इसी रीजन से होते हुए, ठीक है, तो ये भी सही है। फिर ये बाल्टिक सागर पर एकमात्र रूसी बंदरगाह है जो साल भर बर्फ से मुक्त रहता है, मुफ्त नहीं रहता, मुक्त रहता है। तो देखिए रशिया की लोकेशन पर अगर कभी आप ध्यान दें तो ओशियन में जो पानी का एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं जगह है, उस पर उसकी अच्छी खासी जो है बॉर्डर शेयर होता है। लेकिन प्रॉब्लम की बात यह इतना ठंडा वो इलाका है, मोस्टली वो एरिया सर्दियों के टाइम पर जम जाता है, तो आवाजाही या फिर जो आप कह सकते हैं एक कम्यूट आपको मिलता है वो नहीं प्रॉपर मिल पाता। तो रशिया के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण ये चीज़ें हैं कि वो कौन से पोर्ट है, वो कौन से स्थान है जो साल के 365 दिन उसे उपलब्ध रहते हैं। क्योंकि ये तो वही बात हो गई ना कि मेरे पास है तो बहुत चीज़ें, जैसे मान लीजिए मेरे पास खाने के लिए अखरोट है बट टीथ नहीं है, तो रशिया के पास जो ओशियन है उसमें बहुत सारे आप बॉर्डर शेयर तो वो करते हैं लेकिन वो काम ही नहीं आता आधे टाइम। तो इसीलिए जैसे कलिनग्राड जैसे जो रूसी बंदरगाह हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रशिया के लिए, ठीक बात है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे पूछा हुआ कौन से कथन सही है, तो 1 2 3, तो 1 हमारा गलत है, 2 3 हमारा सही है। तो देखिए सी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगेन एक मैप का क्वेश्चन है, हॉर्मुज जलडमरू मध्य। मैंने आपको कहा था ना कि पिछले न्यूज़पेपर में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ छूट गए होंगे उनको मैं कवर करा दूंगी। तो देखिए आज की वीडियो में हम वही कर रहे हैं। तो देखिए क्या था, जो यूएस नेवी है और जो ईरान है उनका एक टेंस एनकाउंटर हुआ कहाँ पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए अमेरिकी नौसेना का एक युद्धपोत और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड स्पीड बोट का आमना सामना हॉर्मुज जो रणनीतिक जलडमरू मध्य है वहां पर हुआ एक तनावपूर्ण मुठभेड़ के जरिए। देखिए दोनों देश जो है परमाणु समझौते पर रुकी हुई बातचीत को लेकर ज्यादा तरह एक दूसरे के साथ रखते हैं, ठीक है। और साथ में जो संयुक्त राष्ट्र के न्यूक्लियर वॉच डॉग है वो भी ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो है अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट कर दिया है और उनका जो भूमिगत फोर्डो सुविधा है वहां पर जो उन्नत सेंट्रीफ्यूजल है उसके माध्यम से यूरेनियम को समृद्ध करने की ईरान जो है योजना बना रहा है। याद करना बिल्कुल भी नहीं है, कितना भी मुश्किल स्टेटमेंट लग रहा हो, बस इतना पता हो परमाणु समझौते को लेकर रशिया और ईरान में तनाव चल रहा है और यूनाइटेड नेशन न्यूक्लियर वॉच डॉग्स का भी ये मानना है कहीं ना कहीं ईरान जो है अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रहा है। अगर फिलहाल इस करंट अफेयर की बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसकी लोकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका गल्फ ऑफ ओमान है और यहाँ पर आपका पर्शियन गल्फ है। इन दोनों को जो आपस में कनेक्टिविटी देता है वो देता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एक सी रूट है जो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशंस में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पूरा का पूरा क्या है, ये आपका पूरा का पूरा ईरान है। यहाँ आप आ जाइए तो ये आपका यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई है, ये आपका ओमान है और ज़रा सा छोटा सा ये जो यहाँ पर दिख रहा है अगेन ये भी एक ओमान है। तो कहीं ना कहीं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ईरान को ओमान से अलग करता है और गल्फ ऑफ ओमान को पर्शियन गल्फ से मिलाता है। इतना ध्यान रखेंगे तो ये एक इंपॉर्टेंट मैप हुआ। दूसरा मैप यहाँ आ जाइए, देखिए जो गल्फ ऑफ ओमान है वो आपका कहाँ पड़ता है, अरेबियन सी में, राइट। फिर यहाँ पे आपका क्या पड़ जाता है, पर्शियन गल्फ पड़ जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज है तो यहाँ देखेंगे कुवैत है, ये छोटा सा हिस्सा देखिए इराक का भी पड़ता है, ये ज़रा सा एक देश है ये बहरीन है। फिर सऊदी अरेबिया है, एक छोटा सा देश कतर यहाँ पे है। फिर यूएई है, ओमान है, अगेन ये छोटा सा यहाँ पर कौन है, ओमान है। ऊपर आप चलेंगे तो ये पूरा का पूरा ईरान है और अरेबियन सी में उधर पाकिस्तान, ऊपर अफगानिस्तान है। और इन सब के आसपास एक बहुत मज़ेदार जो लोकेशन है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसको हम पढ़ रहे हैं। ठीक बात है, जितना मैंने सर्कल किया है इतने को ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएगा, राइट। अब आइए इस पर एक प्रश्न देख लेते हैं कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य के संदर्भ में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। आइए विचार करते हैं। ये फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अब देखिए पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल ठीक है, सही है। फिर कह रहा है ये ईरान को ओमान से अलग करता है। अगेन देखिए ये ईरान है, यहाँ पर ओमान है, तो दोनों को अलग करता है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से मैप अगर याद हो जाए, मैप बार बार देखा हुआ हो तो लंबे लंबे टिक जो है पेपर में लग जाएंगे। पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो एक और दो दोनों सही है, इसीलिए सी हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब बात करते हैं थर्ड टॉपिक की। तांबा, कॉपर की स्मेल्टिंग की वजह से, कॉपर को पिघलाने की वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण होता है, ये देखिए न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि सॉल्विंग द स्टरलाइट प्रॉब्लम करके काफ़ी बड़ा एडिटोरियल हिंदू में आया था। हुआ दरअसल क्या है कि जो तमिलनाडु में थूथुकुडी नाम की जगह है, वहाँ पे स्टरलाइट कॉपर नाम का एक आप कह सकते हैं इंडस्ट्री है जो कॉपर स्मेल्टिंग को लेकर काम करता था। लेकिन इस संयंत्र के संचालन के लगभग 20 वर्षों में कंपनी ने कई प्रदूषण नियमों का उल्लंघन किया था, ऐसा पाया गया था। और इस संयंत्र से होने वाले प्रदूषण के खिलाफ लगातार विरोध का सामना भी उनको करना पड़ा था। तो ये प्लांट कहीं ना कहीं बंद था, लेकिन अब इसको फिर से आप कह सकते हैं ओपन करने की बात की जा रही है। मोटे तौर पे मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि कंटेक्स्ट ज़रूरी नहीं है। तो इस वजह से जो स्मेल्टिंग कॉपर है, ये क्योंकि कंपनी या ये इंडस्ट्री या फिर ये संयंत्र, ये जो प्लांट है, एग्जैक्ट वर्ड प्लांट आएगा, क्यों है ना, तो ये जो प्लांट है, ये जो संयंत्र है, ये बंद पड़ा था, इसको खोलने की बात हो रही है। और
लोग क्योंकि विरोध कर रहे हैं और बहुत सारे लोकल लोगों का ये मानना है कि वहाँ पे जो बीमारियाँ हो रही हैं, जो कैंसर हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हो रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉपर स्मेल्टिंग के क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं इन्वायरमेंट पे, और हमें पता होना चाहिए यूपीएससी इससे प्रश्न पूछती है नहीं, तो बिल्कुल पूछती है। और यूपीएससी का ही एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर भी आई हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम लोग जो न्यूज़ आपको पढ़ा रहे हैं ना, वो देखिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के पढ़ा रहे हैं। आइए चीज़ों को पहले समझते हैं। स्टीलाइट का क्या उत्पाद है? तांबा, जो कि एक रणनीतिक धातु, एक स्ट्रैटेजिक मेटल है। क्यों? क्योंकि देखिए एनर्जी में विद्युत के जो उपकरण हैं और जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, यहाँ पर इसका बहुत बड़ा यूज होता है। अब देखिए राष्ट्र जो है ज़्यादा से ज़्यादा पवन और सौर ऊर्जा जैसी आप एनर्जी पर स्विच कर रहे हैं, तो इसका मतलब तांबे की मांग में तेजी आने वाली है, क्योंकि इन सौर ऊर्जा संयंत्र हो या फिर आपके पवन ऊर्जा संयंत्र हो या इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित और चीज़ों, तांबा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनकी मैन्युफैक्चरिंग में। तो मतलब इनकी जो तांबे की मांग है वो न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में जो है बढ़ने वाली है। अब देखिए जब ये स्टीलाइट का जो प्लांट था, जब ये बंद हो गया, तो भारत जो कि तांबे का एक निर्यातक था, बहुत जल्दी ही तांबे के एक आयातक के रूप में बदल गया। मतलब किसी प्लांट को बंद कर दिया गया तो इसका सिर्फ अच्छा ही फायदा नहीं हुआ कि वहाँ से पॉल्यूशन खत्म हो गया, इसका नुकसान भी हुआ। पहले हम जिस चीज़ को एक्सपोर्ट करते थे, अब वही चीज़ हमें इंपोर्ट करनी पड़ रही है, और क्योंकि प्राइसेस में फ्लक्चुएशंस रहती है, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो तांबे को यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर झेलनी पड़ती है। ठीक बात है। भारत अब देखिए हर साल 3 लाख टन की दर से तांबे का आयात करता है, और ये आंकड़ा आगे और भी बढ़ेगा, इस बात की संभावना है। तो ये तो हुआ कंटेक्स्ट कि भाई एक प्लांट बंद हुआ तो इसको खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको विश्वास में लेना चाहिए, कंपनी को कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए कि जो एडवर्स इफेक्ट है उनको कम किया जा सके, मिटिगेट किया जा सके। ये आपका एथिक्स का एक पार्ट बनता है, एथिक्स की केस स्टडी के रूप में ये आपको आ सकता है। इसके अलावा जीएस वगैरह के गवर्नेंस वगैरह में आप इसको एज ए एग्जाम्पल भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जब डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का मुद्दा आता है तो वहाँ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी ये है कि जो तांबा गलाने की प्रक्रिया है, कॉपर स्मेल्टिंग है, वो पर्यावरण को प्रदूषित कैसे करती है। ठीक है। तो देखिए तांबे के गलने से न केवल वायु बल्कि जल और भूमि प्रदूषण भी होता है। कॉपर स्मेल्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से तांबे का जो अयस्क होता है उसको उचित गुणवत्ता वाले तांबे को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तापमान पर पिघलाकर शुद्ध किया जाता है। इतना ज़्यादा उसको मेल्ट किया जाता है, इम्प्यूरिटी अलग कर देते हैं और प्योर जो आपका तांबा है उसको प्राप्त कर लेते हैं। सही बात है। चूँकि अधिकांश जो तांबे के अयस्क होते हैं वो सल्फर आधारित होते हैं, इसीलिए जो गलाने की प्रक्रिया है उससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, और सल्फर डाइऑक्साइड आपको याद होना चाहिए इन्वायरमेंट के लिहाज से एक वायु प्रदूषक, एक एयर पॉल्यूटर है, और जो हमारी श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता ज़्यादा हो जाती है तो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देते हैं, जो कि पानी को दूषित करता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका जो वाटर है उसको कंटेमिनेट करता है। ठीक है। जो धातु मल यानी कि स्लैग जो होता है, आप कह सकते हैं कि पिघली हुई धातु की एक स्लरी सी जो निकलती है, वो देखिए बेसिकली उसके अंदर आर्सेनिक हो सकता है, कैडमियम हो सकता है, सीसा और पारा भी हो सकता है। ये भूजल के माध्यम से जलाशयों में जा सकता है, पहले मिट्टी इसको सोखती है, फिर बारिश होती है, इसकी लीचिंग होती है और ये ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है। इसके अलावा जो तालाब नदियां हैं वहाँ पर भी पहुंच जाता है, पानी को भी खराब कर देता है। स्लैग जल संसाधनों में जब पहुँच जाता है और जो हानिकारक लवण है उनकी जो सांद्रता है उसको और भी बढ़ा सकता है, जिससे पानी का स्वाद भी बदल सकता है। राइट, इसको ध्यान रखिएगा। तो मैंने तीनों एग्जाम्पल दे दिए कैसे एयर को, वाटर को और साथ में आपका क्या है मिट्टी को भी देखिए दूषित करता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यूपीएससी ने इससे एक प्रश्न पूछ लिया। आइए देखते हैं किस तरह का प्रश्न जो है यूपीएससी ने पूछा है। उन्होंने पूछा कॉपर स्मेल्टिंग प्लांट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वे पर्यावरण में घातक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कॉपर स्लैग पर्यावरण में
कुछ भारी धातुओं के लीचिंग का कारण बन सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है वे प्रदूषक के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ सकते हैं। तो देखिए, आपने एक ट्रिक पढ़ी होगी कि कहीं ना कहीं जहाँ पे संभावना की बात हो सकते हैं तो वो स्टेटमेंट ठीक होते हैं। तो इस लिहाज से तो तीनों स्टेटमेंट ठीक होने चाहिए। लेकिन पहली स्टेटमेंट में वर्ड है घातक, एक्सट्रीम, लीथल। ये वर्ड क्या है? एक एक्सट्रीम वर्ड है, लीथल वर्ड यूज हुआ है। अब देखिए, पर्यावरण में अगर लीथल कार्बन मोनोऑक्साइड ये छोड़ते होंगे तो बहुत ही ज़्यादा हमारे एयर के लिए मुश्किल हो जाएगी, वहाँ पे ब्रीथ करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर एक ट्रिक के माध्यम से भी आपको इसको सॉल्व करना चाहे तो ये जो घातक वर्ड है इसको पढ़ते ही आपने इस स्टेटमेंट को रॉन्ग कर देना चाहिए, क्योंकि लीथल वर्ड एक्सट्रीम वर्ड है, भले ही वो सख्ते के साथ यूज़ हुआ हो। तो उस लिहाज से स्टेटमेंट गलत हो जाता है। लेकिन बात की जाए पढ़ाई की, लॉजिकल रीजनिंग की, तो देखिए जो कॉपर स्मेल्टिंग है वो पहले कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी मात्रा में रिलीज करता है। जब ये जो कॉपर की ओर है उससे ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है तो ऑक्सीजन के दो अणु आपस में मिल जाते हैं और बेसिकली ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन के इसमें क्या है? दो अणु हैं। तो ये ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस लिहाज से भी स्टेटमेंट पहला हमारा गलत बैठता है। दूसरा कह रहा है कुछ भारी धातुओं की लीचिंग का कारण बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। अभी हमने पढ़ा कैडमियम है, आपका पारा वगैरह है, ये सब क्या है? लीच हो सकते हैं। फिर ये कह रहा है वे प्रदूषक सल्फर डाइऑक्साइड को छोड़ सकते हैं। ये तो हमने पढ़ा कि भैया सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि सल्फर पाया जाता है और में, तो जब इसकी स्मेल्टिंग होगी तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये वायु में बेसिकली घुल सकती है। तो आपका पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है, और इसकी वजह से इसका जो आंसर है वो बी हो जाएगा। और बहुत सारी जनता इसका 1 2 3 मार्क करके आई थी, एलिमिनेशन ट्रिक्स जो उन्होंने सीख लिए थे। लेकिन एलिमिनेशन ट्रिक्स सीखने के साथ कॉमन सेंस भी लगाना होता है। सख्ते वर्ड है दिया है, अच्छी बात है, बट घातक वर्ड भी दिया है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जेनेवा पैकेज। ये देखिए न्यूज़ में था, दरअसल एक एडिटोरियल आया था, इंडियन इंटरेस्ट एट द WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक बात है, इसी के अंदर देखिए जेनेवा पैकेज की बेसिकली बात की गई थी। तो पूरा जो आर्टिकल है वो तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट जेनेवा पैकेज जो ये सिंगल वर्ड है इसको मैंने यहाँ से निकाला है क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो समझते हैं, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हाल ही में 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ है। कौन सा? 12वां हुआ है, ध्यान कर लीजिएगा। यहाँ पर कोविड-19 टीकों पर पेटेंट से अस्थायी छूट, ई कॉमर्स व्यापार पर स्थगन रोक लगाना, खाद्य सुरक्षा, जो मछली पकड़ने को लेकर हानिकारक सब्सिडी दी जाती है, इन सब पर कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए बातचीत हुई। कुछ मुद्दों पर सहमति बनी, कुछ मुद्दों पर साइन किया गया। इन सारे समझौतों के पैकेज को, जो भी मैंने बताया, मछली वाला, फूड वाला, सब्सिडी वाला, इन सारों को एक साथ जेनेवा पैकेज के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये जिनेवा में हुआ, तो उसकी वजह से इसका नाम ही पड़ गया जेनेवा पैकेज। राइट, अब आपको पता हो अब इसके अंदर क्या क्या है। भाई, मछली पकड़ने की जो हानिकारक सब्सिडी है उसको कम कीजिए। देखिए, मछली इस तीव्र गति से पकड़ी जा रही है कि वो वापस रिप्रोड्यूस नहीं हो पा रही है। आप 100 मछलियां पकड़ रहे हैं लेकिन रिप्रोड्यूस की वो 70 ही हो पा रही है, तो 30 मछलियों का डेफिसिट हो जा रहा है और धीरे धीरे होते होते क्या होगा, मछलियां विलुप्त हो जाएंगी। तो बहुत सारे मछुआरों की फैमिली जो इस पर डिपेंड है वो कहीं ना कहीं अपना रोजगार खो देंगे और हमारे इकोसिस्टम के लिए तो खराब है ही। तो क्यों ना एक ऐसा लेवल मेंटेन किया जाए जहाँ पर मछलियाँ या इस तरह के संसाधन अपने आप को रिप्रोड्यूस भी कर सके। तो इस चीज़ को लेकर एक समझौते पर साइन हुए कि भाई आप लोग जो सब्सिडी वगैरह दे रहे हो इसको रोको, क्योंकि इसकी वजह से ज़्यादा दहन हो रहा है इस तरह के संसाधनों का। तो आइए देखते हैं, वैश्विक मछली स्टॉक की बेहतर सुरक्षा के लिए अगले 4 सालों के लिए अवैध, गैर सूचित और अनियमित मछली पकड़ने पर जो हानिकारक सब्सिडी है उसको रोकने के लिए एक बहुपक्षीय समझौता पारित किया गया। लेकिन फिर भारत जैसे कुछ देशों की चिंताएं थी कि हमारे यहाँ जो मछुआरे हैं उनके लिए एकदम से सब्सिडी को रोक देना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए, एक क्लॉज रखा गया कि विकासशील या जो कम विकसित देश हैं
वो अपने यहाँ विशेष आर्थिक क्षेत्र के भीतर मछली पकड़ने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर कोई सीमा नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीलिम्स से पूछ लेंगे कि एक ब्लैंकेट बैन लगा दिया, लेकिन ब्लैंकेट बैन नहीं है, छूट भी है। तो ये एक समझौता साइन हुआ। दूसरा देखिए, वैश्विक खाद्य सुरक्षा को हुआ। अभी क्या हो रहा है, वर्ल्ड में फूड की शॉर्टेज हो रही है। इंडिया ने हाल ही में एक्सपोर्ट पर कुछ बैन लगा दिया गया था, जिसको लेकर इंडिया को क्रिटिसाइज भी किया था कि भाई विश्व में भूख बढ़ रही है, अनाज की कमी है, आप एक्सपोर्ट बैन कर दे रहे हो। तो एक समझौते पे साइन हुआ कि भैया आप जो है खाना पीना अगर मानवीय उद्देश्यों के लिए दिया जा रहा है उस पर बैन नहीं लगा सकते। बट अगेन इंडिया जैसे कंट्रीज की अपनी चिंताएं थी, भाई हमारे यहाँ खुद इतनी जनसंख्या है जो भूखी है, जिनको हमें खाना खिलाना है, तो हमें मेंटेन रखना पड़ता है अनाज का एक स्टॉक। तो इस स्टॉक को बनाने के लिए कई बार हमें एक्सपोर्ट पे बैन लगाना पड़ता है, तो हम क्या करें। तो एक क्लॉज फिर इसमें भी जोड़ा गया। आइए समझते हैं। सदस्यों ने संयुक्त राष्ट्र का जो विश्व खाद्य कार्यक्रम है उसके द्वारा मानवीय उद्देश्यों के लिए खरीदे गए किसी भी भोजन के निर्यात पर प्रतिबंध पर छूट देने के बाध्यकारी निर्णय पर सहमति व्यक्त की। हुआ क्या कि घरेलू खाद्य सुरक्षा जरूरतों को सुनिश्चित करने के बाद ही आप जो है खाद्य आपूर्ति को आप बेसिकली दे सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक बात है। एक क्या हुआ फिर कोविड वैक्सीन वाले उत्पादन को लेकर, तो देखिए सदस्यों ने आने वाले 5 सालों के लिए जो पेटेंट धारक है, जिसके पास उस वैक्सीन का पेटेंट है, उसकी अनुमति के बिना भी कोविड-19 टीकों के जो बौद्धिक संपदा अधिकार है, उनका जो पेटेंट वगैरह, उसको अस्थायी रूप से माफ करने पर सहमति व्यक्त की। भाई अगले 5 सालों के लिए पेटेंट देने वाले की मर्जी है या नहीं है, आप वो वैक्सीन बना सकते हैं, ठीक है, आप उनका पेटेंट रोक सकते हैं, ठीक है, ताकि अधिक आसानी से घरेलू स्तर पर इनका निर्माण हो सके। हालांकि इसमें भी एक क्लोज है, निदान और उपचार जैसे जो चिकित्सा उपकरण हैं वो इसमें शामिल नहीं हैं, और आगे आने वाले जो सम्मेलन होंगे उन पर इन पर बातचीत की जाएगी, ये कहा गया है। तो अगेन इसको ध्यान रखिएगा। फिर एक हुआ ई कॉमर्स लेन देन को लेकर। देखिए ई कॉमर्स प्रसारण जो होता है उस पर सीमा शुल्क जो है अभी रोक कर ही रखा जाएगा, इस पर सहमति बनाई गई है। हालांकि भारत ने इसका विरोध किया था। फिर एक होते इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण, इन पर जो वर्तमान स्थगन लगा हुआ था सीमा शुल्क को लेकर, इसको भी बढ़ा दिया गया। देखिए सदस्य देशों ने कहा है जो अगली मीटिंग होगी, अभी 12वीं थी, अगली 13वीं होगी, तब तक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ईटी पर सीमा शुल्क नहीं लगाएंगे, और जो मौजूदा स्थगन लगा हुआ है उसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण होते क्या है, म्यूजिक हुआ, ई बुक्स हो गई, पिक्चर्स हो गई, सॉफ्टवेयर और वीडियो गेम जैसी जो ऑनलाइन डिलीवरी वाले सामान है वो बेसिकली इसके अंदर आते हैं। ये देखिए ई कॉमर्स से अलग है। ई कॉमर्स में आपने कोई शर्ट खरीदी, भले ही वो अमेरिका से खरीदी, फिजिकल डिलीवरी आपके पास हुई, लेकिन आपने मान लीजिए टेलर स्विफ्ट का कोई एल्बम खरीदा तो उसकी तो फिजिकल डिलीवरी नहीं होगी, उसकी तो सॉफ्ट कॉपी आपके पास आएगी। तो अभी इस तरह की चीज़ों पर शुल्क ना लगे, इस बात को लेकर सहमति व्यक्त की गई है। बाय द वे टेलर स्विफ्ट मेरी फेवरेट सिंगर है। खैर चलिए देखते हैं, अगर मैंने उनका नाम गलत प्रोनाउंशिएट किया तो मुझे माफ़ कीजिएगा। खैर अब देखिए मैंने बात क्या की, मैंने तो ये बताया जेनेवा पैकेज क्या है, ये हमने ढंग से समझ लिया कि जेनेवा पैकेज बहुत सारे मुद्दों पर जो सहमति बनी है उसको कंबाइंड रूप से नाम दिया गया है। किन किन मुद्दों पर सहमति बनी है ये हमने समझ लिया है। एक हमने समझा है मंत्री स्तरीय सम्मेलन के तहत ये सारे निर्णय लिए गए हैं, तो मंत्री स्तरीय सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है, इसलिए जो प्रश्न मैंने बनाया है वो देखिए इसी पर बनाया है। तो जो WTO है उसका जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन है, इसके बारे में कुछ कथनों पर विचार कीजिए। ये जो सम्मेलन है ये विश्व व्यापार संगठन का शीर्ष निर्णयकारी निकाय है। अगर याद हो पिछली वीडियोस में मैंने आपको पढ़ाया था कि दिस इज अ राइट स्टेटमेंट, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं वो मंत्री स्तरीय सम्मेलन में लिए जाते हैं, जैसा कि भी जेनेवा पैकेज के रूप में हमने पढ़ा है। दूसरा कह रहा है सामान्यतः इसकी बैठक 2 साल में एक बार आयोजित की जाती है। ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, ये 2 साल में एक बार होता है। फिर ये कह रहा है इस सम्मेलन में विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्य शामिल हैं जो किसी बहुपक्षीय व्यापार समझौते संबंधी सभी मामलों पर निर्णय लेते हैं। ये भी बात ठीक है, सब लोग मिलकर बैठते हैं और आपसी बातचीत से जो है फैसला करते हैं।
इस बार का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन था वो 11वां था और ये अर्जेंटीना में आयोजित किया गया। तो गलत बात, मैंने आपको बोला था ना, याद रखिएगा, इस बार वाला 12वां था और जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया था। तो जिनेवा पैकेज से ही पता चल रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये पूछ रहे हैं कौन सा सही है, तो पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा गलत है। तो यहाँ से हमारा ए जो है आंसर हो जाएगा, राइट। अब हम चलते हैं अपने आज के लास्ट वाले टॉपिक की तरफ, भारत बांग्लादेश। ये देखिए न्यूज़ में है, क्यों? क्योंकि इंडिया बांग्लादेश शुड वर्क ऑन रिवर मैनेजमेंट, रेडी टू एक्सटेंड असिस्टेंस इन मैनेजिंग फ्लड। ये जयशंकर जो हमारे विदेश मंत्री हैं, मेरे पर्सनल फेवरेट हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है। क्या कह रहे हैं? देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत बांग्लादेश संयुक्त सलाहकार आयोग का जो 7वां दौरा हुआ है उसमें ये कहा है कि भारत और बांग्लादेश को नदियों के व्यापक प्रबंधन के लिए मिलकर काम करना चाहिए। क्या क्या बातें हुई हैं? देखिए, बांग्लादेश की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया की मैं बात कर रही हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। इसके अलावा ये दोनों देश करीब 54 नदियों को साझा करते हैं। इट्स अ ह्यूज नंबर, राइट। इसलिए जो दिल्ली और ढाका है उनको ना केवल रिवर मैनेजमेंट पर बल्कि जो सुंदरबन जैसे इको सेंसिटिव क्षेत्र हैं इन पर भी एक साथ काम करना और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को साझा करने की आवश्यकता है, राइट। अब थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। ये हमारा प्यारा महान इंडिया है, राइट। तो इसमें देखिए यहाँ पर रेड कलर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये बांग्लादेश है। किस किस से इसका बॉर्डर बनता है? तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। बांग्लादेश, इसके बाद वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। इसके बाद ये कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे तो असम आ जाएगा, देन आपका मेघालय आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर आपका मिजोरम आएगा। ये तो थी इंडिया की बात। इसके अलावा देखेंगे तो यहाँ पर ये म्यांमार से भी बॉर्डर शेयर करता है, बे ऑफ बंगाल में ये खुलता है, राइट। इसको थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। और अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि भारत के साथ सबसे लंबा बॉर्डर कौन सा देश साझा करता है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल? ठीक है, तो आपने मुझे बताना कौन सबसे लंबा बॉर्डर भारत के साथ शेयर करता है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि सीमा समझौता तो 2015 में हो गया था। कुछ एनक्लेव्स हमने उनको दी, कुछ उन्होंने हमको दी और हमने मामला सुलटा लिया। लेकिन नदियों के बंटवारे पर अभी भी मामला रुका पड़ा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जीवन और आजीविका को ये प्रभावित करती है। और आज के टाइम में पानी की जितनी कमी है, और दिल्ली में तो कमाल हो रखा है एकदम, तो पानी तो वैसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट एसेट हो गया है। इसके अलावा देखिए, बांग्लादेश में एक और प्रॉब्लम है कि 10 लाख से ज्यादा जो विस्थापित रोहिंग्या हैं उन लोगों को की भी मेजबानी कर रहा है बांग्लादेश में। वो सब लोग माइग्रेट होकर आ गए हैं और बांग्लादेश चाहता है पड़ोसी देशों से कि वो लोग भी रोहिंग्यास को एडजस्ट करे और उसकी थोड़ी सी हेल्प करे, ठीक है। इसके अलावा तिस्ता नदी के पानी को लेकर विवाद रहता है, क्योंकि बांग्लादेश तिस्ता नदी का एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा एक्चुअली लेने के लिए तैयार है और ये पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग से होकर बहने वाली एक नदी है, राइट। इसके अलावा देखिए, जो एक संयुक्त बयान जारी किया गया बैठक में, उसमें कहा गया कि दोनों देश रखाइन, जो कि म्यांमार में पड़ता है, वहां से जो माइग्रेटेड लोग हैं उनकी भैया सुरक्षित, तेज और स्थायी वापसी उनकी खुद की कंट्री में हो जाए, इसको लेकर साथ जो है काम करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ जो है हमारा जो एक बैठक हुई है उसमें सारी बातें कही गई है। तो भारत बांग्लादेश रिश्ते जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आइए अब एक बेसिक से प्रश्न पर जो है विचार करते हैं। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जस्ट पढ़ा हमने, ठीक है, तो राइट हो जाएगा। देखिए, ये आसान लगता है क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट जब एग्जाम में आती है ना तब सोचना पड़ जाता है। भारत और बांग्लादेश 54 नदियां आपस में साझा करते हैं, ठीक बात है। भारत अपने पड़ोसी देशों में सबसे लंबी भूमि सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ये लीजिए, जो मैंने पूछा है उसका तो आंसर ही मैं दे दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो क्योंकि यहाँ पर तीनों ही कथन सही हैं तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ पर हमारा आज का ये प्रश्न खत्म होता है, यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है और इसी के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है, राइट। तो इसी तरीके से मिलते रहेंगे, अच्छे से पढ़ाई करते रहेंगे। आप लोग अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, पढ़ाई का ध्यान रखिए और इसी तरह लगातार हमारे साथ बने रहिए। साथ मिलकर कुछ ना कुछ अच्छा हम लोग ज़रूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।